अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इंग्लिश एसए के लिए एफपीएससी की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। द फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर, द सेकंड इज़ नॉलेज एंड द थर्ड इज़ एक्सप्रेशन। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को ये इशू था कि मैम जो है उनकी बात को कैसे वेरीफाई किया जाए कि वाकई एफपीएससी की यही रिक्वायरमेंट है। और उस बात को क्लियर करने के लिए मैंने आपके सामने इंग्लिश एसए का सिलेबस रखा है। आप देखिएगा कि एफपीएससी की ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप एसए राइटिंग में सीएसएस या पीएमएस के एसए राइटिंग में आप एफपीएससी या पीपीएससी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते तो एफपीएससी आपको कभी भी इंग्लिश एसए में पास नहीं करता। आप ये देखें कि इस बार 2020 के जो रिटन क्वालिफायर्स हैं और जो एलोकेटीज़ हैं उनका आप एसए का ट्रेंड देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 90 to 95% लोग 40 पर ही हैं। दे हैव स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एसए। इससे साबित होता है कि एफपीएससी अपने रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स पे बहुत सख्त है और अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को पूरा ना कर सकें तो एफपीएससी आपको 40 भी नहीं देता। फिर इसके बाद उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको 39 पे फ़ेल करते हैं या 2 पे फ़ेल करते हैं। मेरा मकसद लास्ट वीडियो बनाने का एस्पायरेंट्स को किसी मुश्किल में डालना नहीं था, लेकिन ये क्लियर करना था कि उस डायरेक्शन में ना जाएं जिस डायरेक्शन में आपको कुछ भी हासिल ना हो। आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करें इंग्लिश एसए के 100 मार्क्स के सिलेबस को कि आपसे क्या रिक्वायर किया जाता है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सेलेक्टेड टॉपिक। इसका मतलब मेरी इस बात की तो तस्दीक हो गई कि एफपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी लिखें वो कॉम्प्रिहेंसिव लिखें और आपके नॉलेज जो है वो रिसर्च बेस्ड हो। सेकेंडली, द कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। यानी आपको एग्जामिन ही यही किया जाता है कि आपकी आर्टिकुलेशन कैसी है, आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन कैसा है और टेक्निकल ट्रीटमेंट कैसी है। वो लोग जिनका ये कहना है कि सिंपल एक्सप्रेशन से जो है सब कुछ हो जाता है, मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि सीएसएस इंग्लिश ऐसे में आप सारा का सारी कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दें, ए टू जी आप कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखकर जो है ना वो ऐसे में आ जाएं या पूरा का पूरा पैसिव वॉइस लिखें। मेरे कहने का मकसद ये था कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ आप कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ऐड करें ताकि आपके एक्सप्रेशन में ब्यूटी आए। योर एक्सप्रेशन कैन बी ब्यूटिफाइड बाय यूजिंग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप लोगों ने मेरी बात को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया कि एक्सप्रेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। बहुत सारे सीएसपीज़ होंगे जो कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके कहते होंगे कि हमने क्वालिफाई किया है, लेकिन ज़रूरी है कि आप भी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसी 100% महारत पर हों जिस पर एक क्वालिफाइड बंदा था या एक क्वालिफाइड जो है वो पर्सन था। आपको एक जनरल सिंपल इंग्लिश एक्सप्रेशन के लिए ये समझाना चाह रही हूँ कि आप कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब हरगिज़ नहीं कि आप बहुत कोई बॉसी वर्ड्स लिखें, वर्बोसिटी दिखाएं या फिर आप कोई डेंजरस पाथ यूज़ करें इंग्लिश वोकैबुलरी का। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर है ना उसमें थोड़ा सा चेंज करें। आप देखें कि सीएसएस रिपोर्ट 2016 को देखें कि बहुत एफपीएससी ने ख़ुद वो रीज़न्स बताई हैं जिन पे सीएसएस कैंडिडेट्स फेल होते हैं। सेकेंड लाइन देखिएगा, दैट आइडियाज़ वर नॉट कोहेरेंट, ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड। यही बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी कि आपके आइडियाज़ और आपके पैराग्राफ लिखने का जो तरीका है वो कोहेरेंट नहीं होता, ऑर्गेनाइज या फोकस नहीं होता, तो सीएसएस के एसे में आप पास नहीं हो सकते। सेकेंडली, द रैंडम थाट्स वर ब्रॉट टुगेदर विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स। यानी जो भी आपने आर्ग्यूमेंट देना है आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसको रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ सपोर्ट करना है। टॉपिक की डिमांड भी यही है कि यू हैव टू, लिखा हुआ है सामने कि द डिमांड ऑफ द टॉपिक्स वाज टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द मल्टीपल एंगल्स, और उसी को फैक्ट्स के साथ सपोर्ट भी करना है। यानी नॉलेज में ये ज़रूरी नहीं कि आप कॉजेज, इफेक्ट्स, रीजंस ये सब चीज़ें बता दें, ये ज़रूरी है कि आप उसको फैक्ट्स के साथ जो है वो सब्सटेंशिएट करें। फिर आगे देखें कि आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, पंक्चुएशन के एरर्स, स्पेलिंग के एरर्स करते हैं। और जो बात मैंने लास्ट वीडियो में कही थी कि स्ट्रक्चर ज़रूरी है, वो आउटलाइन का भी स्ट्रक्चर ज़रूरी है। आउटलाइन के साथ पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। आप देखें कि
फोर्थ लास्ट लाइन में CSS essay रिपोर्ट 2016 में FPSC ने मेंशन किया है द आउटलाइंस ऑफ द essay वर नॉट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, यानी स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, इसलिए फेल कर दिया गया। CSS essay रिपोर्ट 2018 को ऑब्जर्व कीजिएगा कि द टॉपिक्स दैट वर ऑफ द ऑब्जेक्टिव नेचर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, CPAC है, रिलायंस ऑन द क्रैम्ड नॉलेज। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्रैम्ड नॉलेज ना लिखें, रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, आपके पास सारे इंडेसेस हों, पाकिस्तान की रैंकिंग्स हों, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च किया हो और उसके बाद आपने डाटा कंपाइल किया हो जो कि आप पेपर में लिख कर आएँ। फिर द डल मोनोटनी एंड द रेपिटेशन ऑफ द स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन, वही कि जब आपके पास वोकेबलरी का ज़ख़ीरा नहीं होगा, आपको सिनोनिम्स का नहीं पता, आपको आइडियाज़ रिसर्च से नहीं आते, तो फिर आप डेफिनेटली आप रिपीट करेंगे और वो रेपिटेशन जो है वो FPSC उसे जो है वो सख्ती से रिजेक्ट करता है। फिर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ कम्प्रिहेंसिव एसे, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव एसे के एसेंशियल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर काइंड्स होती हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, और काइंड को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर ही आप एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं। और फिर एक और ऑब्जेक्शन ये था, और मतलब क्वेश्चंस ये थे कि मैम डॉन ओपिनियन में आप कहती हैं वहाँ तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। देखें, आप मेरी बात को समझे नहीं, मैंने सेंटेंस का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखने को कहा है, कम्प्लेक्स वर्ड्स लिखने को नहीं कहा। और आपको अभी देखिए सर राशिद अमजद ने आज जो ओपिनियन लिखा है डॉन का, वहाँ उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि द गुड न्यूज़ दो डैम्पेंड बाय द कंटिन्यूइंग हाई इन्फ्लेशन is that the economy is showing distinct signs of moving out of the deep downturn caused by the COVID-19 crisis and is generating growth momentum and rising business confidence. ये complex sentence structure है, लेकिन कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए कितनी आसान बात की है, और हर एक को उनकी बात की समझ आ रही है कि उन्होंने क्या कहा हुआ है। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपका डॉन पढ़ने का मकसद, आपके इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ने का मकसद सिर्फ एक आम एस्पेरेंट का जिसके पास फॉरेन डिग्री नहीं है, जो कि बहुत बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ा हुआ, जिसकी स्कूलिंग इंग्लिश की नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं हुई, और जो समझता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, उसके लिए चाहिए कि वो टेक्निक्स को भी फॉलो करे या रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करे। सिर्फ हार्ड वर्क से CSS ऐसे नहीं हो सकता। आप देखें कि उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली जो है वो इसको डिपिक्ट किया है, और सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए जिसमें रेपिटेशन नहीं है, उन्होंने अपना आइडिया क्लियर कर दिया। फिर देखिए नीचे, द चैलेंज नाउ इज़ टू इंश्योर दैट दिस इकोनॉमिक अपटर्न इज़ कन्वर्टेड इनटू नॉट जस्ट सस्टेन एंड हायर ग्रोथ बट ऑल्सो इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ उन्होंने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। इससे ये शो होता है कि ना तो वो कोई किसी बात को बहुत कम्प्लेक्स कर रहे हैं, ना वो किसी बात को इस तरह समझा रहे हैं कि जो समझ ना आए या एस्पिरेंट्स उसको फॉलो ना कर सकें। एटलीस्ट ऐसे में CSS का ऐसे लिखने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ता है कि आप हर किस्म के वॉइस को इस्तेमाल करो, नरेशंस को इस्तेमाल करो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि A to Z आप एक्टिव वॉइस के बजाय सारा पैसिव कर दें, या A to Z आप सारा कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस कर दें। मैंने आपसे ये कहा है कि अच्छे एक्सप्रेशन के लिए आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना भी चाहिए। आपको आपके ऐसे जो है ना उसमें अमलगमेशन होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। और आप खुद देखेंगे कि आपका एक्सप्रेशन कितना वेल बिल्ट हो जाएगा। सिर्फ सिंपल लिखने में पाकिस्तान में कुछ ही लोगों को महारत है, और यही वजह है कि CSS ऐसे में फ़ेल होने की यही रीज़न है कि आपके पास अगर वास्ट नॉलेज भी होता है, वो आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ नहीं लिखना आ रहा होता। और जो टीचर्स आपको ये कहते हैं कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से ऐसे हो जाता है, आप बेशक उन्हें फॉलो करें और उनसे गाइडेंस लें, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड। लेकिन जो चीज़ आपको मैं समझाना चाह रही हूँ ये कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे के एक्सप्रेशनल ब्यूटी को मेंटेन नहीं कर सकता। आप में से अगर किसी को लगता है वो डॉन पढ़ता है, वो इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ता है, फॉरेन मैगजीन्स पढ़ता है, BBC को देखता है, तो काइंडली मेरे साथ भी शेयर करें कि आप कौन सा आर्टिकल ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें 1 to 100 जो है वो सेंटेंसेस हों और वो सब के सब सिंपल ही हों। आप एक शेयर करेंगे, 2 शेयर करेंगे, लेकिन देन यू वुड कम टू नो कि 95% एटलीस्ट 95% जो कि अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, वो अमलगमेशन होते हैं सिंपल सेंटेंस की और कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की।
और पैसिव वॉइस की। इसे सीखना इतना मुश्किल नहीं है और CSS को पास करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, लेकिन सोल प्रॉब्लम ही यही है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि ऐसे कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखने के लिए अगर आपको लगता है कि 100% सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ही रिक्वायर है और उसमें एक सेंटेंस भी पैसिव का ना हो और एक भी कम्प्लेक्स ना हो, तो मैं भी आपको अप्रिशिएट करूँगी, ऐसा कोई मास्टरपीस मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम बताएं काइंड्स ऑफ ऐसे क्या होती हैं और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं, उसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी प्रॉपर्ली।